नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा में पर्यावरण से पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वह है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र जो है सेडिमेंट्री साइकिल, जिसको कि तलछटी चक्र भी बोलते हैं, तलछटी चक्र। तो तलछटी चक्र का भाग है। और फास्फोरस चक्र के अलावा आपका जो सल्फर चक्र है, तो आपको सल्फर चक्र भी ध्यान रखना है। सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र सेडिमेंट्री साइकिल या तलछटी चक्र का भाग है। इसके अलावा ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और इसके अलावा आपका जो है कार्बन चक्र और साथ में जो है आपका जल चक्र, जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये चारों जो चक्र हैं ये आपके गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र के भाग हैं। बाकी डिटेल में हम लोग पर्यावरण की कक्षा में इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ है फास्फोरस चक्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा स्वपोषी और साथ में कुछ जीवाणु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वपोषी को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, तो हरे पौधे हो गए। और साथ में कुछ जीवाणु जैसे जो है आपका नील हरित शैवाल, तो ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। तो इसलिए जो है कुछ जीवाणु और स्वपोषी ये दोनों ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पराबैंगनी विकिरण। और पराबैंगनी विकिरण के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं जो धरती तक पहुंचती हैं वो किस रूप में आती हैं? तो वो आपकी आती है पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से। और पराबैंगनी विकिरण की जो ऊर्जा होती है वो उच्च स्तर की होती है तथा जो छोटा तरंग दैर्ध्य होता है, इंग्लिश में उसको शॉर्ट वेव रेडिएशंस बोला जाता है। शॉर्ट वेव रेडिएशंस। और इसके अलावा अवरक्त विकिरण जो होता है, जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का अवशोषण हो जाता है, उसके बाद जब पृथ्वी उसको वापस से पर्यावरण में या आपका एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में उसको जब वापस से रिफ्लेक्ट बैक करती है, वापस से परावर्तित करती है, तो उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो जो है बड़ा होता है या लंबा तरंग, लॉन्गर जो है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशंस के फॉर्म में होता है। लंबा तरंग दैर्ध्य होता है अवरक्त विकिरण का, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी इस प्रश्न का जो सही आंसर है उच्च ऊर्जा स्तर एवं छोटा तरंग दैर्ध्य, तो आपका पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा, जो सूर्य की किरणें धरती पे पहुंचती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है आपका जैविक आवर्धन, जिसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन, इसमें जो एक कह सकते हैं कि गैर अपघटीय रसायन होता है, वो लगातार उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो संचय होने की जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती जाती है प्रत्येक कोशीय स्तर पे। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं, जो बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, उनमें जब पारा पहुँचता है, जिसको मरकरी बोलते हैं, और मरकरी या पारे से आपको पता है कि कौन सी बीमारी होती है, तो मिनी माता रोग। तो जो मिनी माता बीमारी होती है, तो यह जो है एक प्रकार से आपका जैविक आवर्धन का उदाहरण है, जिसमें मछलियों ने जो है पारा का सेवन किया और उसके बाद फाइनली जब इसको इंसान मछलियों को मार के खाते हैं, तो इंसानों को जो है इससे संबंधित जो है बीमारी का सामना करना पड़ता है, जो कि काफ़ी घातक बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 पे आते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सीमित संसाधन। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र होता है तो उसका अपना एक पारितंत्र होता है, और उसमें किसी जीवधारी प्रजाति की, तो जो जीवधारी प्रजाति होती हैं, जो स्पीसीज होती हैं,
तो उनकी जो अधिकतम संख्या होती है, उनकी जो अधिकतम संख्या होती है जिसको कि उस पारितंत्र के संसाधन पोषण दे सकते हैं, संसाधन जो है पोषण प्रदान कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं जनसंख्या की वहन क्षमता। अर्थात कि किसी पारितंत्र में जो है जीवधारी प्रजातियों की जो अधिकतम संख्या होंगी जिसको उस क्षेत्र के संसाधन जो है पोषण प्रदान कर सकते हैं सर्वाइव करने में, तो उसको बोलते हैं जनसंख्या की वहन क्षमता। इसलिए और चूँकि संसाधन जो है सीमित होते हैं तो इसलिए जो जनसंख्या की वहन क्षमता होती है वो आपका हो जाएगा, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, तो सीमित संसाधन के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं, मेथेमोग्लोबिनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने का कारण होता है। तो आपका जो प्रश्न का सही जवाब है वह है नाइट्रेट। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मेथेमोग्लोबिनीमिया को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये जो है ब्लड डिसऑर्डर है, तो रक्त संबंधी विकार है, और इसको शॉर्ट में मेथेमोग्लोबिनिया को शॉर्ट में बोलते हैं METHB। HB का मतलब हेमोग्लोबिन हो गया, बाकी MET जो है मेथेमोग्लोबिन, ये आपका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कैडमियम से आपका जो है कौन सी बीमारी होती है, तो कैडमियम से आपका जो है दूषित पानी में अगर आपका कैडमियम होगा तो उससे आपका इटाई होगा, इटाई नाम की बीमारी होती है। इसके अलावा फॉस्फेट से आपको ध्यान रखना है, फॉस्फेट अगर दूषित पानी में पाया जाएगा तो उससे आपका जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एक दिशिक, इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। और इसको जो है लिंडमान के नियम के अंतर्गत बताया गया है। तो लिंडमान के नियम के अंतर्गत जो ऊर्जा का उन्होंने नियम बताया है, तो उसके अंतर्गत जो है यह पाया जाता है कि जो पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशिक होता है, यानी ये आपका जो है उत्पादक से लेके, यानी प्रोड्यूसर से लेके, उत्पादक से लेके उपभोक्ता की तरफ होता है। तो ये वन साइडेड होता है, एक दिशीय होता है, तो इसलिए एक दिशिक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, कौन सा पारितंत्र का संघटक है। तो इसमें जो है आपके जंतु भी हैं, पादप भी हैं, सूक्ष्मजीव भी हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो लैंडफिल से मुख्यतः मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस का फार्मूला है CH4। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि मीथेन के अलावा और कौन सी गैस निकलती है, तो CO2। और आपको ध्यान रखना है कि जो लैंडफिल होता है, तो लैंडफिल से जो है अगर आपका बात की जाए मीथेन का, जिसको CH4 बोलते हैं और CO2 साथ में, तो आपका जो मीथेन होता है उसकी जो मात्रा होती है वो 45 से 60% के बीच में हो सकती है। इसके अलावा CO2 की जो मात्रा होती है वो 40 से 60% के बीच में होती है। तो आपका अगली बार हो सकता है आपका CO2 भी ऑप्शन में आ जाए, तो CO2 भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, गैस कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो आपका मीथेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पादप, हिरण और शेर। यानी हरे पौधे हैं तो उनको जो है हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। बाकी इन श्रृंखलाओं में त्रुटि है, तो आपके ये आंसर नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में हम लोग पर्यावरण की कक्षाओं में इनका अध्ययन करेंगे। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो आपको पता है कि जो प्लास्टिक होते हैं वो गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब है कि ये इनको जो है इनका विघटन नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और
इसके अलावा जो है इसमें प्रश्न पूछा है कि किस क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा, तो जीवाणु की क्रिया भी द्वारा विघटित नहीं होगा, मृतोपजीवी की क्रिया के द्वारा भी विघटित नहीं होगा, प्लास्टिक और परजीवी की क्रिया द्वारा भी प्लास्टिक विघटित नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से अधिक। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था। फिर है प्रश्न संख्या 101, प्रश्न संख्या 100 है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो सौर सेल जो है आपका कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है। इसके अलावा पवन चक्कियाँ नहीं करती हैं और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी नहीं करते। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो है थर्मल प्रदूषण करते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि थर्मल प्रदूषण इनमें से कौन करता है, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। इसको थर्मल प्रदूषण को ऊष्मीय या तापीय प्रदूषण भी कहते हैं। और ऊष्मीय प्रदूषण या तापीय प्रदूषण, जिसको थर्मल प्रदूषण भी कहा जाता है, तो इसके वजह से आपका जो जलाशय वगैरह होते हैं या तालाब वगैरह होते हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो उनका जो तापमान है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 101, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आहार जाल। ये आसान प्रश्न था, इसको इंग्लिश में फूड वेब भी कहते हैं। यानी जो आहार श्रृंखलाएं होती हैं, जो फूड चेन की कई सारी जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो फूड वेब कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1%। और ये आपका NCERT से इस परीक्षा में, इस पेपर में आपके जितने भी प्रश्न हैं वो लगभग आपको NCERT में मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रश्न NCERT से ही पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो आपको जो है इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट भी आपको ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण नेता थे, और सुंदरलाल बहुगुणा को जो है चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। तो ये जनक थे चिपको आंदोलन के। और ये 1970 का जो दशक था, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में हुआ था। और इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई को आपको ध्यान रखना है कि अमृता देवी बिश्नोई जो है राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दी थी। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए इन्होंने जान दिया था, और इस वजह से इनके नाम से जो है सम्मान भी दिए जाते हैं। और इसके अलावा मेधा पाटकर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मेधा पाटकर जो है किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो ये आपकी जुड़ी हुई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, जो कि सरदार सरोवर बांध को बनाने के क्रम में जो गरीब लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, जिनका विस्थापन हो रहा था, गांव डूब रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने जो है मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। फिर आगे बढ़ते हैं, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पे आपके जो है ये हमेशा आपके स्वपोषी मौजूद होते हैं, जिनको प्रोड्यूसर बोला जाता है या ऑटोट्राफ भी बोला जाता है। जो हरे पौधे होते हैं वो आपके जो है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पे मौजूद होते हैं। और फिर ये जो प्रक्रिया चलती है, इसके अलावा जो है स्वपोषी के बाद जो किसका नंबर आता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता का नंबर आएगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता का नंबर आएगा, फिर तृतीयक उपभोक्ता का स्थान आएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको जो है BPSC TRE1 परीक्षा में, जो कि आपका 24 अगस्त को आयोजित हुई थी, तो सेट ए के प्रश्न करा दिए गए हैं, और इसके बाद अब सेट ई के प्रश्न का विश्लेषण आपके सामने है। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह
मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडम। इनका पूरा नाम था H.T. ओडम, H.T. ओडम, और इन्होंने ही पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल दिया था। आगे बढ़ते हैं। SO2 प्रदूषण सूचित होता है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण सूचित होता है वह होता है लाइकेन के द्वारा। और लाइकेन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन जो है एल्गी और साथ में जो है फंजाई का, दोनों का ये मतलब मिल्क, तो लाइकेन जो है आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन जो है सहजीवी संबंध होता है, सहजीवी संबंध में रहता है किसके किसके, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो हो गया शैवाल और दूसरा हो गया कवक, शैवाल और कवक। और शैवाल भी यहाँ पे जो आपका नील हरित शैवाल होता है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब जब SO2 प्रदूषण बढ़ता है पर्यावरण में, तब तब लाइकेन की जो मात्रा होती है वो घटती है, तो इससे जो है हमें सूचना मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित हैं, तो यह आपका जो है गोवा में स्थित है। और चूंकि गोवा यहाँ पे आंसर दिया नहीं है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा हम लोग भारत के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, पक्षी अभयारण्य, उसका डिटेल में जो है पर्यावरण की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे NCERT के आधार पर। फिर अगला प्रश्न है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो IUCN का जो मुख्यालय है वह आपका जो है स्विट्ज़रलैंड में हो जाएगा। और IUCN यहाँ पे जो है ग्लांड नाम का एक जगह है, तो आपको ध्यान रखना अगली बार ग्लांड दे सकता है, ज़्यादातर बार ग्लांड ही देता है। और यहाँ पे IUCN का जो मुख्यालय हो जाएगा वो ग्लांड में हो जाएगा। बाकी डिटेल में हम IUCN के बारे में पर्यावरण की कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 93, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ये कई आप लोग को पता भी होगा कि 10% ऊर्जा जो है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफ़र होती है, और ये लिंडमान के नियम के अनुसार चलता है। तो यह जो नियम दिया था वो लिंडमान ने दिया था, तो लिंडमान का जो ऊर्जा का नियम है उसके अकॉर्डिंग जो है 10% आपका जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा जलोद्भिद और साथ में लवणोद्भिद। और इसमें मरुद्भिद जो होते हैं जो आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे उन पौधों में जो है श्वसन मूल नहीं पाए जाते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लवणोद्भिद के जो पौधे होते हैं उनका जो आपका एग्जाम्पल है वो है मैंग्रोव, जो कि नमकीन पानी में होते हैं। और साथ में जलोद्भिद के तो आप लोग उदाहरण जानते ही हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पैन और ओजोन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि SO2 जो है यहाँ पे प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है, प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है। SO2 के अलावा CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है आपका प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है। पैन, ओजोन ये आपका जो है द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था, तो अभी हमने ऊपर देखा है, इसका सही जवाब क्या है, लिंडमैन के द्वारा। और इन्होंने 1942 में 10% ऊर्जा का नियम दिया था। तो आपसे साल भी पूछ सकता है, तो आपको जो है ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 97 पर। प्रश्न संख्या 97 है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए कहाँ जाते हैं। तो ये आपका पहला है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है आपके ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपके पाए जाते हैं। और आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत केरल भी आता है और कर्नाटक भी आता है। तो आपका जो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएंगे वो कर्नाटक में भी पाए जाते हैं और केरल में भी पाए जाते हैं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, पूछ सकता है परीक्षा में। तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिनको कोनीफोरस
कोनीफेरस जो है फॉरेस्ट या ट्रीज़ बोला जाता है, तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं वहाँ पे। और इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं, जो आप क्रिसमस ट्री देखते हैं तो वो आपका शंकुधारी वन वृक्षों की श्रेणी में आता है। फिर है अगला, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर ध्यान रखना है, धान का खेत। जो चावल जब हम उगाते हैं तो धान का जो खेत होता है वो भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। क्योंकि जो भारत में जो है धान के खेत जो होते हैं, बड़े पैमाने पे चावल की खेती की जाती है, और इसमें जो है जो मानवजनित मीथेन का उत्सर्जन है, मीथेन का जो उत्सर्जन होता है उसमें ये पहले स्थान पे। तो धान का खेत जो है वह मुख्य स्रोत है भारत में मीथेन के उत्सर्जन का। अगले प्रश्न पे आते हैं, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार रिपीट भी किया गया है बीपीएससी ट्री परीक्षाओं में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य मंडल है, जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं, तो इसका जो तापमान है वो सबसे कम है, और इसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा तापमान किसका होता है, किस परत का सबसे ज़्यादा तापमान होता है, तो सबसे ज़्यादा तापमान में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बहिर्मंडल होता है, जो आपका बाह्य मंडल होता है, जो आपका बाह्य मंडल होता है उसका जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल में आपको ध्यान रखना है कि मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो आपकी इसमें होती है। समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है। इसके अलावा जो है हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है तो 10 किलोमीटर तक आपके जो क्षोभ मंडल पाया जाता है, और 10 से 50 किलोमीटर तक आपका जो है समताप मंडल पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका जो मध्य मंडल है, जो कि सबसे ठंडा मंडल है, तो ये आपका 85 किलोमीटर तक मध्य मंडल, तो 85 किलोमीटर तक ये आपका पाया जाता है। 50 से 85 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में कक्षाओं में हम लोग देख लेंगे जो आपकी पर्यावरण संबंधित ली जाएंगी इस चैनल पे। फिर एक क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो यह प्रश्न जो है आप पहले भी देख चुके हैं इस वीडियो में, जो आपका सेट ए में पूछा गया था और इस सेट ई में भी पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैव आवर्धन, जिसको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोला जाता है या बायो मैग्नीफिकेशन बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस प्रश्न को जो है इसका जो विश्लेषण है मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन के अलावा मॉस होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन और मॉस ये जो है शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अग्रगामी प्रजाति होते हैं उनको जो है बोला जाता है, जो अग्रगामी प्रजाति होते हैं उनको बोला जाता है पायनियर स्पीसीज। और इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई जो है आपका मरुस्थल टाइप का जगह है जहाँ पे कोई भी अब पेड़ पौधे नहीं है, कोई भी घास नहीं है, तो वहाँ पे सबसे पहले जब वहाँ पे वेजिटेशन आएगा, जब वहाँ पे वनस्पति का विकास होगा, तो सबसे पहले जो है किसका मतलब जो पायनियर स्पीसीज होंगी, जो अग्रगामी प्रजाति होंगी जिनका विकास होगा, वो तो कौन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे केस में आपका जो है लाइकेन सबसे पहले आते हैं। लाइकेन आपने देखा भी होगा, जो काई होती है, लाइकेन को काई बोलते हैं हिंदी में। तो लाइकेन जो होता है या मॉस होते हैं, आपने देखा होगा कि चट्टान पे भी आ जाते हैं। तो इनको जो है मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको उगने के लिए, इनका विकास होने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से जो है ये अग्रगामी प्रजाति के रूप में सबसे पहले आते हैं। फिर धीरे धीरे जो है ये क्या करते हैं, ये जो आपका चट्टानें होती हैं
जो आपका मरुस्थल कह लीजिए, तो उसको जो धीरे धीरे उसको मिट्टी में परिवर्तित करते हैं, और मिट्टी में फिर परिवर्तित होने के बाद फिर धीरे धीरे छोटे छोटे घासें आती हैं, फिर आगे जो है क्रमिक विकास होता रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आपको ध्यान रखना है आर्द्र भूमि, जिसको वेटलैंड भी बोला जाता है। तो रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, और ये आपका 2 फरवरी 1971 को रामसर नाम का जगह है ईरान में, और वहीं पे सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तो इसलिए जो है 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे या आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं, और रामसर सम्मेलन आपका आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम पारा से। आपको ध्यान रखना है कि मिनी माता नाम की बीमारी होती है, जिसके बारे में मैंने पीछे प्रश्न में आपको समझा दिया है। इसके अलावा लोहे से आपको ध्यान रखना है एनीमिया नाम की बीमारी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है 104, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान। और इनको जो है जो वनस्पति उद्यान होते हैं वो एक्स सीटू में आते हैं, यानी कि जो मतलब ऐसे मतलब वनस्पति उद्यान को जो हम कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। इनके लिए जो है इनका जो नेचुरल जगह है, जो इनका प्राकृतिक स्थान है, वहाँ पे ना होकर हम कहीं भी स्थापित करते हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर भी आपका जो है इसके साथ में आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि वनस्पतिक उद्यान हुए, चिड़ियाघर उद्यान हुए, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, एक्स सीटू संरक्षण में आते हैं। इनको जो है इनके जो प्राकृतिक स्थान होते हैं उससे हटा के अलग जो है स्थापित किया जाता है। इसके अलावा जब जो जीव प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं, जब उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है तब उसको क्या बोला जाता है? स्वस्थान, जिसको इन सीटू बोलते हैं। और इसके जो उदाहरण वो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, और इसके अलावा जो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है इन सीटू कंजर्वेशन का आपका उदाहरण है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, इसके अलावा पक्षी अभयारण्य, ये सब आपके जो है इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। और इन सीटू में क्या होता है, स्वास्थानीय में क्या होता है? तो आपका ये प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। टाइगर रिजर्व भी आपका, तो जो टाइगर रिजर्व होते हैं तो वो भी ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व भी इसी के अंतर्गत आएंगे। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो ख़त्म होती है। फिर अगले वीडियो में आपको जो आपका ट्री 2 का परीक्षा हुआ था 14 दिसंबर को, साथ में ट्री 3 की परीक्षा हुई थी जो आपकी हुई थी 15 मार्च को, उसमें जो बचे हुए प्रश्न हैं पर्यावरण के वो आपको करा दिए जाएंगे। हालांकि पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपको भूगोल की श्रृंखला में भी दिए गए हैं, चूँकि भूगोल और पर्यावरण आपस में मिले हुए हैं, तो इसलिए जो है कई बार प्रश्न जो है भूगोल में भी वो अंतर्गत आता है, और वो वही सेम प्रश्न आपका जो पर्यावरण के भी अंतर्गत आता है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही कम समय में जो है आपको बीपीएससी टीआरई परीक्षा की तैयारी जो है पूरी करा दी जाएगी। और यह जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, और इनका जो आधार है वह है एनसीईआरटी। और साथ में ये प्रश्न जो है किसी भी जो है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएस हुआ, तो आपका इसके लिए भी ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़रूरी हैं, और इन प्रश्नों का जो विश्लेषण है वो पूरा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।